हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी की दोस्त सान्या और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 का फर्स्ट पोएम माय लास्ट टचेस। तो वैसे आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश बी बुक में आपके दो पोएम्स है इस बार, है ना। एक है माय लास्ट टचेस और दूसरी पोएम है स्टिल आई राइज। ओके, ये दोनों ही पोएम बहुत बड़ी पोएम है, यानी है तो दो पोएम पढ़ने के लिए, लेकिन 4 पोएम के मुकाबले ये पोएम है। सो आप बिल्कुल भी मत घबराना, पोएम बहुत ईजी होने वाली है। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन टू लाइन, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, पूरी पोएम समझने के लिए। और आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना अपने व्यूज और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में भी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम माई लास्ट डचेस समझने से पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इतनी मेहनत से लिखा है ये पोएम, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे एंड देन उसके बाद इसका मैं बताऊंगी कि माई लास्ट डचेस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। वो बताने के बाद हम सीधा हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, सो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोएम है माय लास्ट डचेस। डचेस का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। डचेस का मतलब होता है रानी, क्वीन, ठीक है। ड्यूक, ड्यूक यानी राजा, ठीक है। ड्यूक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्यूक यानी राजा और ड्यूक की रानी कौन? डचेस, ठीक है। तो डचेस माने क्वीन। माय लास्ट डचेस यानी मेरी आखिरी रानी, ठीक है। तो देखो, रॉबर्ट ब्राउनिंग जिनका जन्म हुआ था 1812 में। 1812 वो समय है जिसे रोमांटिक टाइम पीरियड कहा जाता है, 1812, ओके। और 1889 में इनकी डेथ हुई और 1889 वो टाइम पीरियड है जिसे हाई विक्टोरियन टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है कौन से एज के पोइट है? विक्टोरियन पीरियड के पोइट है। विक्टोरियन पीरियड का मतलब जब विक्टोरियन क्वीन का जो है क्या था, शासन था, तो उस एज के वो पोइट है। विक्टोरियन टाइम पीरियड कब से कब तक का है तो वो भी आप देख ले। तो ये है अपना 1837 से लेके 1901, ठीक है। जो हमारा इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग लिटरली मूवमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपका विक्टोरियन पीरियड, फिर रोमांटिक टाइम पीरियड, तो ऐसे अलग अलग पीरियड्स होते हैं। तो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पीरियड के पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था कैम्बरवेल में, इंग्लैंड में, ओके। इंग्लैंड में एक जगह है कैम्बरवेल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये मास्टर कहलाए जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक यानी ड्रामा, और मोनो, मोनो माने एक, और लॉग का मतलब होता है स्पीकर। यानी कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें एक ही स्पीकर होता है जो कि पूरा का पूरा बोलता है, ठीक है। और एक साइलेंट लिसनर होता है, यानी कि जो बात को सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ बात को सुनता है। तो माई लास्ट डचेस जो हमारी पोएम है वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ध्यान रखना, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है और एक साइलेंट लिसनर होता है, ओके। अगर हम इनकी वाइफ के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। इनसे भी ज़्यादा फेमस पोइट थी और इनकी जो है लव मैरिज हुई थी। ये इनकी जो वाइफ है ये 6 साल बड़ी है इनसे, ओके। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है अपनी पोएम्स लिखा करती थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बार इनके पोएम पढ़कर इनको लेटर लिखा था, और जब इन्होंने लेटर देखा एलिजाबेथ ने, तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया और इसी तरीके से फिर लेटर एक्सचेंज होते रहे और ऐसे दोनों की फ्रेंडशिप हो गई एंड देन इन्होंने फिर लव मैरिज की थी। तो जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के फादर थे वो पहले तो नहीं मान रहे थे इनकी शादी के, लेकिन उसके बाद इनकी शादी हो गई सक्सेसफुली, इनकी शादी रही, ठीक है। सक्सेसफुल इनका लव रहा और रॉबर्ट ब्राउनिंग को ग्रेट लवर भी कहा जाता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को 15 लैंग्वेजेस आते हैं। यहाँ हमें 2 लैंग्वेज भी सीखने में दिक्कत होती है, वहाँ पे इन्हें 15 लैंग्वेजेस याद है, पता है। 15 लैंग्वेजेस में ये लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और इनका जो पढ़ाई एडुकेशन है वो घर से ही हुआ था, यानी कि घर पर ट्यूटर बुलवा के इनकी पढ़ाई हुई थी। ये कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी कभी नहीं गए। इनके इंस्पिरेशंस कौन कौन है? तो है पर्सी बायशी शेली, ओके। और दूसरे है विलियम शेक्सपियर, इनसे इन्हें इंस्पिरेशन मिला है। इनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, यानी भगवान हेवन में है, स्वर्ग में है, तो सब कुछ अच्छा होगा इस दुनिया के साथ। ये इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है। इनकी फिलॉसफी की अगर बात करें तो ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को देखते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न इनका है। तो ये सब बात हमने करी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कौन है इनके बारे में आपने जान लिया। अब हम माई लास्ट डचेस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी पोएम है, ठीक है। तो माई लास्ट डचेस जिसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1842 में,
और ड्रामेटिक लिरिक्स में इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ड्रामेटिक लिरिक्स में 1842 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था और इसका असली टाइटल पता है क्या था? आई इटली, यानी कि माई लास्ट डचेस नाम से ये पब्लिश नहीं हुआ था। पहले पब्लिश हुआ था आई इटली के नाम से, देन उसके बाद फिर रीपब्लिश हुआ था ड्रामेटिक रोमांसेस में 1863 में। टोटल कितने लाइन्स की ये पोम है? तो ये 56 लाइन्स की पोम है और 28 हीरोइक राइमिंग कपलेट में से बांटा गया है। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की मैं बात करूं तो इसकी राइमिंग स्कीम वैसे तो सबकी अलग अलग है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए, पूछा नहीं जाएगा वैसे क्योंकि इसकी हर की अलग है। जैसे वॉल कॉल, हैंड स्टैंड्स, तो हर इसका अलग है। वॉल कॉल एक हो गया, हैंड स्टैंड दूसरा हो गया, बी, ठीक है। सैड रीड अलग हो गया, यानी ए बी बी सी सी डी डी ई ई इस तरीके से चलता रहेगा इसका राइमिंग स्कीम। ओके, अब यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है फेरारा, ये जो टाइटल लिखा है फेरारा, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये है जगह का नाम, फेरारा। तो यहाँ पर इस पोएम में हमें पढ़ना है ड्यूक के बारे में, ड्यूक जिन अल्फोंसो टू डेस्टी, ठीक है, यानी कि ये 5th ड्यूक है फेरारा के। फेरारा एक आपका राज्य है जहाँ के ये 5वें ड्यूक है, यानी राजा थे। ओके, ड्यूक ऑफ फेरारा। और इनकी एक वाइफ है जिनका नाम है लुक्रेजिया दी मेडिसी। तो इनकी वाइफ जो है लुक्रेजिया, इनकी शादी होती है 14 साल की उम्र में और फिर उसके अपने शादी के 3 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। 17 साल में इनकी डेथ हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि इनकी डेथ के पीछे इनके जो हस्बैंड है यही जिम्मेदार है, इन्होंने उसको जहर देकर मार दिया था। तो इस पोएम में हमें देखना है कि जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा यानी अल्फोंसो, ये जो है अपनी लास्ट डचेस यानी जो आखिरी रानी जिसको इन्होंने मार दिया था, उसकी पेंटिंग को देखकर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और किसे बताते हैं? ये बताते हैं एक मैसेंजर को, यानी इन्वॉय ऑफ द काउंट। एक इन्वॉय आता है, दूत आता है, यानी मैसेंजर आता है काउंट किंगडम का। ठीक है, और वहाँ से मैरिज प्रपोजल लेकर आता है काउंट की बेटी का, किसके पास? इस ड्यूक के पास। तो जब ड्यूक के पास वो मैसेज लेकर आता है तो ये ड्यूक क्या करता है? अपनी आखिरी रानी की तस्वीर, पेंटिंग उस मैसेंजर को दिखाते हुए उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और क्योंकि ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो इस वजह से इस पूरी पोएम में एक ही स्पीकर होगा और वो स्पीकर है हमारे ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा के ड्यूक हमारे स्पीकर है इसके अंदर, वही सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे और कोई इसमें नहीं बोलेगा। और एक साइलेंट लिसनर, जैसा कि होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, वैसे ही हमारे एक साइलेंट लिसनर है जो कि एक मैसेंजर है जो आए हुए हैं काउंट की बेटी का मैरिज प्रपोजल लेके इस ड्यूक के पास। तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, वो इस पूरे पोएम में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाउ अगर बात करें ये पोएम किस बारे में है, तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंग्लिश सोसाइटी ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग बताते हैं कि वुमेन का क्या प्लेस था इंग्लिश सोसाइटी में, विक्टोरियन टाइम पीरियड में जो इंग्लिश सोसाइटी था वहाँ पे वुमेन का कैसा प्लेस था, उसको वो बताते हुए ये पोएम लिखते हैं। यानी उस समय के दौरान विमेन को ऑब्जेक्ट समझा जाता, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं था। समय के जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? बहुत सारी शादियां करते थे। ठीक है, हज़ारों हज़ारों शादियां करते थे और एक लाते थे, फिर जो है जैसे ही उससे मन भर जाता था एक लेडी से, वैसे ही दूसरी फिर शादी कर लेते थे। और पता है क्या करते थे? जैसे पहली वाली से शादी करी और दूसरी फिर शादी करने जा रहे तो पहली वाली को या तो जेल में बंद कर देंगे, जहर दे के मार देंगे, या तो उसका गला काट देंगे और इस तरीके से उसका मर्डर कर देते थे। तो इस तरीके से जुल्म किया जाता था औरतों पे। औरतों को वो मटेरियल समझते थे, ऑब्जेक्ट समझते थे और उसकी तरह उसे ट्रीट करते थे। कभी भी उनकी भावनाओं को वो नहीं समझते थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश होते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, डाउरी इतना सारा लेते थे, जो क्वीन होती थी उसके फादर से बहुत सारा पैसा जायदाद लेते थे एंड देन उसके बाद क्या करते थे? रानी को लाते थे, 2-3 दिन रखते थे और फिर उसको मार देते थे। इस तरीके से चलता था वहाँ पे। तो उसी को यहाँ पर जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसी को दिखा रहे हैं वो, और बता रहे देखो कि जो विक्टोरियन टाइम पे जो इंग्लिश सोसाइटी थी वो कितनी ज़्यादा ख़राब तरीके की थी, उस पर वो व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखो ये चीज़ गलत है। सो दोस्तों, हमारी पोएम स्टार्ट होती है इन द प्राइवेट आर्ट गैलरी ऑफ द ड्यूक। ड्यूक की एक प्राइवेट आर्ट गैलरी है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ड्यूक जो है हमारे फेरारा के ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड डिस्टी, इनके पास मैसेंजर आते हैं एन इन्वॉय ऑफ द काउंट, यानी काउंट की बेटी का मैरिज प्रपोजल लेके वे उनके पास आते हैं ड्यूक के पास। तो ड्यूक उनको देखो इस तरीके से अपने प्राइवेट आर्ट गैलरी में ले जाते हैं
और फिर पेंटिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो मैसेंजर को दिखाते हुए कि देखो, इस तरफ देखो, ये है मेरी आखिरी रानी जो पेंटेड है इस वॉल पे, यानी पेंटिंग है उसकी वॉल पे। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल। तो फिर कहते हैं कि देखो, ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो जिंदा हो, अलाइव यानी जिंदा। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ लिखा है शी वर अलाइव। ये सेंटेंस क्या आपको गलत सा नहीं लग रहा? ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और आप कहोगे कि ऐसा क्यों दिया है ग्रामेटिकल मिस्टेक? तो देखो, जब भी हम किसी डिजायर की बात करते हैं या विश की बात करते हैं, लाइक जो चीज कभी हो नहीं सकती हमारे साथ लेकिन हम उसकी ख्वाहिश करते हैं, तो वहां पर हम वर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो, शी के साथ कभी भी वर नहीं आ सकता, आई के साथ कभी वर नहीं आ सकता, ही के साथ वर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे शी के साथ वर क्यों आया फिर? क्योंकि यहाँ पे डिजायर को दिखाया गया है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यानी कि अगर मैं पंछी होती तो मैं आकाश में, आसमान में उड़ सकती। अब मुझे पता है कि मैं कभी पंछी नहीं बन सकती, लेकिन ये मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पंछी बन पाती, है ना। तो इसलिए मैंने वहां पे वर का इस्तेमाल किया, इफ आई वर अ बर्ड, है ना, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, तो उन सेंटेंसेस में वर यूज होता है। ओके, तो लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, अब क्योंकि वो जो रानी है वो मर चुकी है, वो कभी जिंदा तो नहीं हो सकती अब, तो यहाँ पे वो ऐसे कहते हैं कि लुकिंग, ऐसा लग रहा है मानो जैसे जिंदा हो, तो जिंदा तो हो नहीं सकती, ये तो उनकी डिजायर है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस वजह से यहाँ पे यूज किया गया है शी वर, शी के साथ वर यूज किया गया। ठीक है, तो देखो कहते हैं दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी आखिरी रानी है जो कि पेंटेड है इस वॉल पे। ठीक है, वॉल पे पेंटिंग लगी हुई है। अब क्योंकि उस समय कैमरा तो होते नहीं थे कि फोटो खींची और बड़ा सा फ्रेम बना के रख दिया, है ना, तो उस समय जो अमीर लोग होते थे वो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे और रखा करते थे। तो वो कहते हैं कि ये रही मेरी आखिरी रानी जिसको वॉल पे टांगा हुआ है, वो पेंटिंग उसकी वहाँ पर लगी हुई है। देखो, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कैसी हो, जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। मैं कहता हूँ ये जो पीस है, पीस यानी ये जो पेंटिंग है, पीस मीन्स पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है एक वंडर है, यानी मैं इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ये इतनी अच्छी है, इट इज़ अ वंडर। ठीक है, नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे। फिर कहते हैं देखो, फ्रा पेंडोल्फ के हाथों की ये कला है जिन्होंने पूरा एक दिन लगाकर इस पेंटिंग को बनाया है। फ्रा पेंडोल्फ कौन है? पेंटर, यानी जिन्होंने पेंटिंग को बनाया है। ठीक है, इनकी जो डचेस है जो मर चुकी है, उनकी डचेस की पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रा पेंडोल्फ ने। कहते हैं कि जो वंडर है वो इसलिए है क्योंकि ये फ्रा पेंडोल्फ के हाथों की कला है, उन्होंने पूरा एक दिन लगाकर मेहनत के साथ इस पेंटिंग को बनाया था। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो वो रही पेंटिंग लगी हुई है, वो इसी वजह से इतनी सुंदर पेंटिंग है, वो वंडर इसलिए है बिकॉज वो फ्रा पेंडोल्फ के हाथों की कला है, ना कि मेरे बीवी की सुंदरता। ठीक है, वो जो पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही है, उस पेंटिंग में वो जो मेरी डचेस है वो इतनी सुंदर इसलिए लग रही है क्योंकि वो फ्रा पेंडोल्फ के हाथों की कला है, उन्होंने उसको इतना सुंदर बनाया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे मेरी बीवी सुंदर नहीं थी इतनी जितना कि फ्रा पेंडोल्फ ने उसे सुंदर दिखाया है पेंटिंग में। विल इट प्लीज यू सिट, यहाँ पे जैसे कॉमा देके टी लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब है आई टी। ठीक है, इट, विल इट प्लीज यू सिट। अब जो मैसेंजर आया था ना वो खड़ा था, तो उसको कहते हैं क्या प्लीज आप यहाँ पे बैठेंगे? एंड लुक एट हर, और उसकी तरफ देखेंगे, इस पेंटिंग की तरफ देखेंगे, क्या प्लीज बैठेंगे? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, जैसा मैंने कहा था फ्रा पेंडोल्फ की ये डिजाइन है, उन्होंने इसे बनाया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंट से। फॉर नेवर रीड, फॉर का मतलब है यहाँ पर कारण, रीड का मतलब वैसे तो पढ़ना होता है, बट यहाँ रीड का मतलब है अंडरस्टैंड। ठीक है, कहते हैं कि आप जैसे लोग कभी भी नहीं समझ पाते, स्ट्रेंजर्स यानी अपरिचित लोग। ठीक है, जो स्ट्रेंजर्स हैं, आप जैसे स्ट्रेंजर्स लोग आते हैं लेकिन कभी भी समझ नहीं पाते, कभी भी समझ नहीं पाते कि ये फ्रा पेंडोल्फ का डिज़ाइन है, ना कि मेरी बीवी के पिक्चर का। पिक्चर कॉन्टिनेंस का मतलब है, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस या फिर अपीयरेंस, तो यानी ये मेरे फेस जो अपीयरेंस है मेरे वाइफ का वो नहीं है, ये इतनी सुंदर वो अपने फेस के लिए नहीं है, वो इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने इसे डिज़ाइन किया है। तो आप जैसे स्ट्रेंजर्स लोग आते हैं और सोचते हैं कि आप मेरी बीवी तो बहुत ही सुंदर रही होगी, है ना, तभी इतनी सुंदर पेंटिंग है, ऐसा नहीं है। आप लोग नहीं समझ पाते कि फ्रा पेंडोल्फ के डिज़ाइन है, फ्रा पेंडोल्फ ने इसे बनाया है, तभी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ये पिक्चर। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई।
अब वो कहते हैं कि डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, पैशन यानी भाव यानी फीलिंग। तो कहते हैं कि मेरी बीवी की आंखों में इतना जादू है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर, ठीक है। ग्लांस का मतलब होता है लुक यानी आंख। उसकी जो आंखें हैं उसमें एक जादू है, वो इतनी गहराई है, इतनी ज़्यादा उसमें फीलिंग्स है कि लोग मेरी तरफ मुड़ जाते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, दे यहाँ पे कहा गया है उन लोगों को जो कि इस पिक्चर को देखते हैं, इस पेंटिंग को देखते हैं, ओके, दोस्त हु हैड सीन द पिक्चर। तो वो मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, माई सेल्फ यानी कि ड्यूक। तो बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, वो मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, सिंस आज से पहले मैंने ये कर्टेन किसी के लिए भी, अच्छा जो पेंटिंग है उसके ऊपर एक कर्टेन, एक पर्दा लगा हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। तो कोई भी आके ऐसे ही नहीं देख सकता उस पिक्चर को, पेंटिंग को। तो क्योंकि ये पर्दा लगाया हुआ है इस पेंटिंग के ऊपर, तो इसको मैंने किसी के लिए भी ड्रॉन आउट नहीं किया, ठीक है, ड्रॉन फॉर यू, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इस कर्टेन को हटाया है और तुम्हें दिखाया है, यानी तुम लकी हो कि तुम्हें ये मौका मिला कि मैंने तुम्हारे लिए इस पर्दे को हटाया, क्योंकि मैं किसी के लिए भी ये पर्दा नहीं हटाता, ठीक है। जब मेरा मन चाहता है तभी मैं इस पर्दे को हटाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाता। बट आई, लेकिन मैंने आज ऐसा किया है, मैंने तुम्हें दिखाया है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, और कहते हैं कि वो मेरी तरफ घूमते हैं, ये वाला लाइन था ना, बट टू माई सेल्फ द टर्न एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है जैसे मानो मेरी तरफ घूम के उनकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे कि वो मुझसे पूछना चाहते हो। क्या पूछना चाहते हो? अगर उन पे डेयर हो तो, इफ़ दे डस्ट, डस्ट का मतलब एक लैटिन वर्ड है और डस्ट का मतलब होता है डेयर, करेज जो होता है ना, साहस। तो यानी अगर किसी में इतनी हिम्मत होती, किसी में इतना साहस होता कि वो मुझसे पूछ पाता, क्या पूछ पाता? हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि इतनी चमक, इतनी ज़्यादा सुंदरता कैसे आई इस पेंटिंग में, ठीक है। उनको उनका फेस ऐसा लगता था। पता है, अगर उनमें इतनी हिम्मत होती ना कि मेरे आगे खड़े होकर मुझसे पूछ पाते इस पेंटिंग के बारे में, तो पूछते वो क्या, कि इतनी ज़्यादा चमक, इतनी ज़्यादा सुंदरता कैसे आई इस पेंटिंग में, ठीक है। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस, तो तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जो कि मेरी तरफ घूम के मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। ऐसे पहले भी बहुत लोग थे जिनको ऐसा लगता था देखकर इस पेंटिंग के बारे में कि इतनी चमक इस पेंटिंग में कैसे आई, और उनका फेस ऐसा लगता था जैसे मानो वो मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड अ स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक। देखो, अब वो कहते हैं कि सर यानी श्रीमान, सर किसको कह रहे हैं? ये जो मैसेंजर है, कहते हैं सर श्रीमान, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था जब पेंटिंग बन रही थी, तो उस समय मैं वहाँ पे उपस्थित था, तो इस वजह से मेरी बीवी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा स्माइल है, इतना ज़्यादा ब्लश वो कर रही है। हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, यानी मैं वहाँ पर तब उपस्थित नहीं था कि वो इतना ज़्यादा स्माइल कर रही है। उसकी जो पेंटिंग आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा चमकती हुई, उसके गालों पे ब्लश है, हंस रही है वो, ठीक है। स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब होता है जब लड़कियां हंसती है तो एक गाल पे डिम्पल सा पड़ता है, टोल सा पड़ता है, ठीक है, हल्का हल्का सा एक पिंकिश सा आता है ना ब्लश, तो उसको कह रहे हैं स्पॉट ऑफ जॉय। कहते हैं कि ये जो उसके गालों पे इतनी चमक आ रही है, इतना डिम्पल टोल जो पड़ रहा है, ब्लशिंग जो हो रहा है, वो मेरे प्रेजेंस में नहीं है, डचेस के चीक पर, चीक यानी गालों पर, ठीक है। परहैप्स, शायद, फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद ऐसा हो सकता है। वो यहाँ पे सपोज कर रहा है, वो ये चीज़ नहीं जानता बट वो सपोज कर रहा है। परहैप्स यानी शायद, फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद फ्रा पेंडोल्फ यानी कि जो पेंटर है उन्हें कहने का मौका मिल गया होगा। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, उन्होंने शायद ऐसा कहा होगा मेरे डचेस से कि आपका जो मेंटल है, मेंटल यानी कि जो शॉल होता है, जो लड़कियां शॉल ओढ़ती है, तो वो उनके लैप्स पर यानी उनका जो रिस्ट, उनके हाथ है उस पर ज़्यादा आ चुका है। हर मेंटल, मेंटल यानी शॉल, उनका जो शॉल है उनके लैप्स पर, ओवर माई लेडीज रिस्ट, माई लेडी यानी जो डचेस है, रिस्ट यानी उनका हाथ, टू मच यानी जो उनकी शॉल है वो बहुत कुछ ज़्यादा ही उनके हाथों पर ढक चुकी है, जिससे कि कवर हो रही है, तो उसकी ब्यूटी थोड़ी सी, मानो लगता है मुझे कि फ्रा पेंडोल्फ ने ज़रूर उससे कहा होगा कि आपका जो शॉल है वो थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए क्योंकि इससे आपकी बोल्डनेस दिखे, ठीक है, आपका कुछ ज़्यादा ही कवर हो गया है शॉल से आपका रिस्ट। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बोला हो, उस फ्रा पेंडोल्फ ने मेरी बीवी से, कि मेरे जो पेंट है यानी जो मेरे पास जो सामान है जिससे मैं आपका पेंटिंग करूँगा, वो इतना ज़्यादा आपकी खूबसूरती को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता इस पेंटिंग में, यानी मेरे जो पेंटिंग का सामान है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब आपकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है ना कि जो मेरे पेंटिंग के सामान है वो तुच्छ है, वो आप
कि इतनी ब्यूटी को नहीं इस पेंटिंग में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके गालों पर जो ये फेंट है, ये जो हाफ फ्लश है, यानी कि जो आधी उन्होंने मुस्कान दी है अपनी रानी ने, तो वो रिप्रोड्यूस वो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो, द डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, इसका मतलब है उनके गले में, उसकी फेस पे जो स्माइल है इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर कि वो उसको पेंट नहीं कर पा रहे। तो शायद ऐसा रानी से उन्होंने कहा होगा, अपनी डचेस जो इनकी है उनसे कहा होगा, तो शायद तभी उनके फेस पर इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई होगी। ये जो तुम देख रहे हो ना पेंटिंग में, जो इतनी ज़्यादा वो मुस्कुरा रही है, वो मेरी वजह से नहीं है कि मैं वहाँ पर प्रेजेंस था, वो इसलिए इतना ज़्यादा मुस्कुरा रही है क्योंकि शायद फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा उसे कहा होगा, ठीक है। ये बातें कही होंगी तभी जाके उसके इतनी ज़्यादा मुस्कान है उसके फेस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो ड्यूक है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, अपने वाइफ पर डाउट कर रहा है, ठीक है। उसे पता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है, यानी डाउट कर रहा है उस पर। सच स्टफ वॉज कॉटेसी, फिर वो कहता है कि ये चीज़ें, स्टफ यानी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये सब कॉटेसी है। शी थॉट, उसे ऐसा लगता था, कहते हैं कि मेरी बीवी को ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें क्या है, कॉटेसी है, यानी मैनर्स है, यानी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, सब उसे नॉर्मल लगता था। एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इसी वजह से मतलब छोटी छोटी बातों पे वो खुश हो जाया करती थी और उसके मुंह में हंसी आ जाती थी। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, कहता है कि मेरी बीवी का एक दिल था, पता है, और वो कैसा था, क्या बताऊं कैसा दिल था उसका। टू सून मेड ग्लैड, बड़ी ही जल्दी खुश हो जाया करती थी, ग्लैड माने खुश होना, बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, और किसी से भी इम्प्रेस हो जाया करती थी, यानी उसे खुश करना बहुत ही आसान था, किसी भी बात पे खुश हो जाया करती थी, इम्प्रेस हो जाया करती थी, ठीक है, उसे इम्प्रेस करना बहुत आसान था। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो भी देखती थी वही उसे पसंद आ जाता था, जो भी देखे वही पसंद आ जाए। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, लुक्स यानी उसकी आंखें, और उसकी आंखें हर जगह घूमती थी, यानी कि हर जगह हर चीज़ को वो देखती थी, देखना चाहती थी। सर इट वॉज ऑल वन, पता है सर श्रीमान, उसके लिए सब चीज़ें बराबर थी, ऑल वन यानी सब चीज़ें एक थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, फेवर यहाँ पे कहा गया है दो चीज़ों को, देखो फेवर का मतलब एक तो जो ड्यूक ने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट किया था, एक ज्वेलरी गिफ्ट की थी उसे, तो वो बहुत महंगी थी, ड्यूक के हिसाब से महंगी थी, तो वो उसे पेंडेंट गिफ्ट किया था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मीनिंग हो सकता है अटेंशन, जो ड्यूक का अटेंशन है उसकी बीवी के प्रति, तो कहते हैं कि मैंने उस पर फेवर किया, मैंने उसे अपना पेंडेंट, अपना गिफ्ट दिया, इतना महंगा, ठीक है, इतना कीमती गिफ्ट उसे दिया, ठीक है, जो कि वो पहने रहती है, एट हर ब्रेस्ट की, जो कि वो पहने रहती है, और मैंने उसे अपना अटेंशन दिया, ठीक है। तो वो उसके लिए सेम था एज कम्पेयर टू द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी जब पश्चिम में जब सूर्य अस्त होता है, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट यानी जब शाम होती है और सूर्य अस्त होता है, तो उस समय वो नेचर को देख के जिस तरीके से खुश होती है, ठीक उसी सेम तरीके से वो मेरे गिफ्ट को पाकर, मेरे अटेंशन को पाकर खुश होती थी, यानी सब कुछ सेम। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। द बो ऑफ चैरीज सम ऑफिशियस फूल, ऑफिशियस फूल का मतलब है मूर्ख लोग, वियरी पीपल, यानी कि जो उसके नौकर चाकर होते थे ना उसके दरबार के, तो कहता है कि वो टहनियाँ लेकर आते थे, वो यानी टहनियाँ, चेरीज आप जानते हो, चेरी जो फ्रूट होता है। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, ऑर्चर्ड यानी बगीचा, यानी हमारे जो नौकर चाकर होते थे ना वो उसके लिए टहनियाँ लेकर आते थे चेरीज की गार्डन से, उसमें ही इतना ज़्यादा खुश हो जाती थी। यानी कि ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मल है, ठीक है, यानी वो खुश हो जाती थी, कोई भी कुछ लाता था तो खुश हो जाती थी, कुछ भी देखती थी तो खुश हो जाती थी, नॉर्मल चीज़ों को इतना बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बता रहे, देखो ना यहाँ से वो उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहे कि कैसे बताऊँ उसका क्या दिल था, यानी यहाँ से कैरेक्टर उसका एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो इस तरीके की वो थी, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसकी गलतियों को हाईलाइट किया, बल्कि गलतियाँ थी भी नहीं लेकिन उसको वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो ये गलती थी, उसने एक गलती की, कि बड़ी जल्दी खुश हो जाती थी, बड़ी जल्दी ये हो जाती थी, और पता है मेरे गिफ्ट को दूसरों के गिफ्ट के साथ कंपेयर करती थी, यानी सेम खुशी, वही सेम खुशी, अगर मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ तो उसकी डबल खुशी होनी चाहिए, उसको अलग से एक्सप्रेस करना चाहिए मेरी गिफ्ट्स का, मेरे अटेंशन का, है ना, लेकिन वो सब कुछ सेम तरीके से करती थी, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत उसे लगता था। तो यहाँ से हमें ड्यूक का जो नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर, कि वो कंट्रोल करना चाहता था अपनी बीवी को, एंड मैनिपुलेटिंग नेचर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ से हमें उसका मैनिपुलेटिंग नेचर दिख रहा है कि किस तरीके से उसकी छोटी सोच थी। द वाइट म्यूल, वाइट म्यूल का मतलब है सफ़ेद खच्चर, ये जो म्यूल होते हैं ये हॉर्स की तरह ही दिखते हैं बट हॉर्स नहीं होते, ठीक है।
तो वो वाइट खच्चर पर बैठकर, सफ़ेद खच्चर पर बैठकर क्या करती थी? शी रोड विद राउंड द टेरेस, यानी कि सफ़ेद खच्चर पर बैठ के घूमती थी पूरे टेरेस में, यानी हर जगह, छत पर, बगान में, हर जगह घूमती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और पता है हर सभी के लिए, ऑल यानी सब लोगों के लिए, ईच यानी हर एक, सभी लोगों के लिए और हर एक के लिए वो सेम अप्रूविंग स्पीच अपना देती थी। अलाइक यानी सेम, अगर मैंने उसके लिए कुछ कहा हो तब भी सेम उसका कहना होगा, अप्रूविंग स्पीच होगा, यानी प्रसन्नता होगी, उसको खुशी होगी। और अगर कोई दूसरा भी ऐसा नौकर चाकर कह दे तो भी सेम उसका रिएक्शन होगा, वैसे ही खुश, ठीक है। तो खुश हो जाती थी, सबके लिए सेम थी। और ब्लश एटलीस्ट, और अगर अप्रूविंग स्पीच कुछ ना भी कहती, अप्रूविंग स्पीच का मतलब थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, इस तरीके से सब बोलना, तो वो सभी के लिए सेम ही अप्रूविंग स्पीच देती थी, ठीक है। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता था, कोई उसको सुंदर बोल दे, कुछ भी बोल दे उसको, तो वो सेम अप्रूविंग स्पीच सबको सेम तरीके से बोलती थी, ठीक है। और ब्लश एटलीस्ट, और अगर मान लो अप्रूविंग स्पीच ना देती तो शर्माने लगती थी, ठीक है, शर्माती तो ज़रूर थी। शी थैंक्ड मैन गुड, जो भी उसकी मदद करता, जो भी उसे कुछ कहता, तो वो शुक्रिया करती उनका, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबको थैंक यू कहती थी। बट थैंक समहाउ, लेकिन किसी और तरीके से भी तो थैंक यू कर सकती थी। आई नो नॉट हाउ, कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसे कैसे शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया किसी को थैंक यू। कोई अगर मेरे लिए कुछ भी लाए, कुछ भी करे, मैं कभी नहीं किसी को थैंक यू बोलता, तो मैं नहीं जानता कि थैंक यू किस तरीके से बोला जाता है, लेकिन क्यों बोलती थी, अलग तरीके से तो बोल सकती थी। As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift, और पता है क्या करती थी वो, मेरे दिए हुए गिफ्ट को, मेरा गिफ्ट दिया हुआ जो कि 900 साल, मेरे 900 साल का जो पुराना दिया हुआ गिफ्ट है, हमारे 900 साल पुरानी जो परंपरा है, हमारे 900 साल से हम जो ड्यूक बनते आ रहे हैं, तो मेरे दिए हुए गिफ्ट को वो दूसरों के साथ कंपेयर करती थी विद एनीबडीज़ गिफ्ट, यानी कि कोई भी दूसरा आके उसको गिफ्ट देगा मान लो, तो उसके गिफ्ट के साथ मेरे 900 साल पुराने गिफ्ट को वो कंपेयर करती थी, उसको सेम लगता था दोनों गिफ्ट, ठीक है। वो उसी तरीके से खुश होती थी जैसे कि मेरे गिफ्ट को पाकर खुश होती थी, वैसे ही दूसरे के गिफ्ट को पाकर भी सेम तरीके से खुश होती थी। ये कैसे हो सकता है? Who had stooped to blame this sort of trifling? कौन इन ऐसी छोटी नीच उसकी हरकतों के लिए झुकेगा? Even had you skill in speech, मान लो कि तुम्हारे पास बोलने की कला है, which I have not, जो मेरे पास नहीं है, to make your will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me, here you miss। तो कहते हैं कि कौन उसकी इस बातों को सहेगा। सॉर्ट का मतलब होता है इस तरीके की नीच, उसकी गलतियाँ, ट्रिफलिंग यानी गलतियाँ, ठीक है। स्टूप का मतलब होता है झुकना, यानी कौन उसकी इन छोटी मोटी गलतियों पे झुकेगा, ठीक है, कौन उसको समझाएगा। मान लो तुम्हारे पास स्किल है, बोलने की कला है, तुम उसे समझा दोगे। अगर कोई तुम्हारी बीवी हो और वो भी ऐसे करे तो तुम उसको जाके शायद समझा दोगे कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात, ठीक है, दिस और दैट, यानी कि ये बात वो बात मुझे नहीं पसंद, तो तुम उसको प्लीज़ सुधारो। तुम उसे जाके समझा दोगे, वो समझ भी जाएगी शायद। लेकिन मेरे पास ये सब नहीं है, मैं नहीं उसे समझा सकता, ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों समझाने गया भला, ठीक है। मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं उसको समझाने जाऊँ, मेरे पास ऐसे कला नहीं है। और दैट इन अ डिस्गस्ट मी हियर मिस, यानी कि तुम जाके अपनी बीवी होती तुम्हारी कोई, तो तुम उसे, अगर वो ऐसे करती तो तुम उसे जाके समझा देते, देखो मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही बुरी लगती है, गंदी लगती है, डिस्गस्ट यानी बेकार लगती है, उसे सुधारो तुम, ठीक है। और देयर एक्सीड द मार्क, और तुम उसे बताते कि देखो यहाँ पे तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। एक्सीड का मतलब होता है मोर देन इनफ, यानी कि तुमने यहाँ पे अपनी दहलीज पार कर ली है, तुम अपने आप को सुधारो। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉर प्लानली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज, और वो तुम्हारी बात को सुनती और उससे सीख लेती, ठीक है, और अपनी कोई भी बात, अपने माइंड में जो भी बात आ रही है जो सच है या तर्क वितर्क नहीं करती बिल्कुल भी, और तुम्हारी बात को मान लेती, ठीक है, और सीख लेती उससे। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, लेकिन कौन जाएगा उसके पास कि उसको ये सब चीज़ें समझाने जाए मेरी रानी को। मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कभी भी झुकता नहीं हूँ, जैसा होता है ना झुकेगा नहीं साला, मतलब मैं तो कभी नहीं झुकने वाला, ठीक है। मैं अगर उसके पास जाऊं और उसको ये सब बताऊं कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती, वो बात अच्छी नहीं लगती, शायद वो उससे सीख भी ले ले, मेरे से तर्क वितर्क नहीं करेगी वो, और मेरी बात को समझ लेगी, ठीक है, लेसन ले लेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करने जाऊँगा तो उसे झुकना कहेंगे, और मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकता। तो देखो यहाँ पर उसकी किस तरीके से नीच उसकी सोच है, तो वो आप देख सकते हो। ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट, फिर कहते हैं देखो श्रीमान, पता है वो स्माइल करती थी,
वो स्माइल करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेन एवर आई पास्ड हर, जब भी मैं कहीं से उसकी तरफ से गुजरता था तो वो स्माइल करती थी मुझे देखकर। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन अगर मेरी बजाय कोई और आदमी या कोई और औरत उसकी तरफ से गुजरती या गुजरता तो भी सेम स्माइल, तो भी सेम स्माइल, यानी कि मेरे को देख के जितनी स्माइल उतनी ही दूसरे को भी देख के स्माइल। दिस ग्रू, अब ये बढ़ता जा चुका था, बढ़ता जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन ये दिन चले गए और ये बढ़ता गया, और अब बस मेरे से नहीं सहा गया। आई गिव कमांड्स, मैंने कमांड दे दी। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी हंसी, सारी मुस्कुराहट एक साथ बंद हो गई, ख़त्म हो गई। यहाँ से, इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो राजा ड्यूक है उसने अपने सिपाहियों को कमांड दे दी कि उसे मार दो, और यहाँ से ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर यानी कि उन्होंने ज़रूर उसे जहर दे के मार दिया होगा, जहर मिला दिया होगा खाने में, उसने खाया होगा रानी ने, उसे पता नहीं होगा, है ना, और वो मर गई होगी, तभी तो सारी स्माइल स्टॉप हो गई, ठीक है ना। तो आप देखो किस तरीके से वो अपना जो है दिखा रहा है। ये ड्यूक से हमें क्या पता चल रहा है कि वो कंट्रोल करना चाहता था, वो अपनी जो रानियां हैं, अपनी जो बीवियां हैं, उस पर कंट्रोल कैसे करके रखना चाहता था, नॉट ओनली सोशल और इकोनॉमिकली बट ऑल्सो इमोशनली। यानी कि अगर वो स्माइल भी करेगी ना रानी, तो उसे उस राजा से पूछ के स्माइल करनी पड़ेगी कि मुझे अब स्माइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वो राजा चाहता था, वो इतना पोजेसिव था, वो चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको देखकर स्माइल करे और बाकियों को देख के स्माइल ना करे, ठीक है। उसके लिए ऐसा था कि उसकी जो रानी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ उसको देख के स्माइल करे और सिर्फ उसी को थैंक यू करे, उसी के सामने खुश हो, बाकी सबके सामने कैसी रहे, ना उनसे बात करे, ना स्माइल करे, ना थैंक यू बोले उन्हें। तो वैसा वो चाहता था, इस तरीके का कैरेक्टर चाहता था। लेकिन ऐसा कैरेक्टर हमारी जो डचेस है, जो दिखाया गया है, उनका नहीं था, लुक्रेजिया का ऐसा नहीं था, ठीक है। वो बड़ी ही काइंड हार्टेड पर्सन थी, ठीक है। वैसे तो इस पोएम में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है ड्यूक ऑफ फेरारा अल्फेंजो का नाम, और साथ ही साथ लुक्रेजिया जो उनकी वाइफ है उनका नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे मेंशन नहीं किया जा सकता था ना उस समय कि आप सीधा का सीधा बताने लग गए राजा के बारे में, रानी के बारे में, कि राजा ने रानी को मार दिया। ऐसे बताएंगे तो फिर राजा तो मारेंगे ना पकड़ के, तो इसलिए ऐसा कोई बता नहीं सकते थे पोएम में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस पोएम में ये अल्फोंसो सेकेंड दस्ती को ही इंडिकेट कर रहे हैं और उनकी वाइफ लुक्रेजिया को, ठीक है। नाउ देयर शी स्टैंड्स, और देखो मैंने कमांड दी और सारी मुस्कुराहट खत्म, चुप हो गई बिल्कुल। और देखो ये रही इस तस्वीर में वो, यानी कि यहाँ पे क्या इंडिकेट हो गया कि यानी उन्होंने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, और यहाँ पे अभी वो पेंटिंग में टंगी हुई है एज इफ अलाइव, और ऐसा लग रहा है मानो देखो जिंदा हो। विल इट प्लीज यू अराइज, फिर कहते हैं क्या प्लीज़ आप श्रीमान खड़े होंगे, यानी अभी तो पहले उसने बैठने को बोला था उसे, पेंटिंग के बारे में बातचीत करने वो लग गया था उससे, अब फिर कहता है कि क्या प्लीज़ आप खड़े होंगे, अब राइज यानी उठना। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट, फिर कहते हैं कि हमारे जो नीचे कंपनी यानी उनके बिलोंगिंग्स, यानी जो लोग नीचे आए हुए, बिलो यानी डाउन स्टेयर्स, यानी कि जो नीचे लोग आए हैं हमें उनसे भी मिल लेना चाहिए अब, ठीक है। देन आई रिपीट, फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर से वो कहता है कि मैं बताता हूँ आपको, क्या बताता है वो, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है उदारता यानी जेनरस। कहते हैं कि मैं रिपीट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो आपके काउंट, आपके मास्टर है ना, वो जाने जाते हैं उनके जेनरस के लिए, उनकी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते हैं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। डाउरी का मतलब होता है दहेज प्रथा, है ना, दहेज प्रथा। तो कहते हैं मैं जानता हूँ, एम्पल वारंट का मतलब होता है पर्याप्त गारंटी, यानी मेरे को गारंटी है कि वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, नो जस्ट प्रिटेंस यानी बिल्कुल भी वो मना नहीं करेंगे, ऑफ माइंड फॉर डाउरी यानी मैंने जितना उनसे मांगा है डाउरी, जितना दहेज उनसे मांगा है, बहुत सारा मांगा था ना उन्होंने। ये राजा लोग क्या करते थे, बहुत सारा दहेज लेते थे शादी करने से पहले। तो कहते हैं मैंने इतना सारा दहेज मांगा है ना, उसके लिए वो ज़रूर मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जाने जाते हैं उनके जेनरोसिटी के लिए, ठीक है। तो विल बी डिसअलाउड, तो वो मना नहीं करेंगे। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवोड, जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी बहुत ही सुंदर, फेयर यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, उनकी बहुत ही सुंदर एक बेटी है, ठीक है, मैं जानता हूँ उन्हें। आई अवोड, ये मैंने पहले भी कहा था, अवोड का मतलब होता है डिक्लेयर करना या टू से फर्मली, कहना,
मैंने पहले भी ये बात कही है एट स्टार्टिंग, यानी पहले भी ये बात कही है, इज़ माई ऑब्जेक्ट, यानी मेन उद्देश्य मेरा उसकी बेटी से शादी करना है, ना कि डाउरी है। डाउरी तो मैं लूँगा, वो तो मना नहीं है, वो तो मैं लूँगा ही लूँगा, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जो प्रथम काम है, यानी जो मेरा उद्देश्य है वो है उसकी बेटी से शादी करना, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ पर वो अगर उसकी बेटी से प्यार करता तो यहाँ पे वो कहता इज़ माई लव, वो मेरा प्यार है, वो मेरा पहला उद्देश्य है। लेकिन उसने लव यूज़ ना करके क्या बोला, ऑब्जेक्ट, कि वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका कैसा नीच सोच रहता था उस समय का। वो लेडीज़ को, जो औरतें हैं, उनको क्या मानते थे, अपना ऑब्जेक्ट मानते थे। ठीक है, वो उसे इंसान नहीं मानते थे, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे, उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। इस ऑब्जेक्ट होता है जैसा तुम चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट को ट्रीट करना, जैसे लाइक अ रोबोट को जैसे कंट्रोल करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन इंसान को तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो ड्यूक है वो अपनी हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता था, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता था। ठीक है, और हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट मानता था। तो यहाँ पे वो अपनी जो, जिससे आगे उसकी क्या है, आपकी पोटेंशियल वाइफ है उसकी, उसको भी एज अ ऑब्जेक्ट मान रहा है। ठीक है, अपनी पहली बीवी को तो वो मार ही चुका है, ठीक है, उसको तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे उसकी हर चीज़ बुरी लगती थी, उसे हर चीज़ पे उसकी डाउट था, तो उसको तो मार दिया। लेकिन अब जो पोटेंशियल वाइफ है, यानी जो होने वाली बीवी है उसकी, काउंट की बेटी, तो उसको भी वो क्या मान रहा है, उससे अभी से ऑब्जेक्ट मान रहा है ना। वी विल गो टुगेदर डाउन सर। अब जो मैसेंजर आया था वो तब भाई नीचे उतर रहा है जल्द से जल्द, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, तो कहीं मुझे ही ना निपटा दे, इसलिए नीचे उतर रहा था जल्दी जल्दी। और वहाँ पर वो जो ड्यूक है वो कहता है रुकिए रुकिए मेरे साथ, हम एक साथ चलेंगे, चलो सर। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स। अब देखो, जब वो डाउन स्टेयर, जब नीचे जा रहे थे तो क्या देखा उन्होंने, पेंटिंग्स। ठीक है, अब क्योंकि राजा है भाई, राजा का घर है, राजा का किला है, तो वहाँ पे हर जगह पेंटिंग्स लगी होती है। तो जब डाउन स्टेयर आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, तो जब नीचे उतर रहा था तो वहाँ पेंटिंग लगी हुई थी, किसकी, नेपच्यून की। नेपच्यून क्या है, एक नेपच्यून आपके गॉड ऑफ सी है, यानी कि समुद्र के देवता। नेपच्यून यहाँ पे आपका कोई प्लैनेट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ सी ऑफ गॉड, यानी समुद्र के देवता। तो कहते हैं देखो ये नेपच्यून जो कि क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सी हॉर्स को। टेमिंग यानी कंट्रोल करना, देखो किस तरीके से ये सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। थॉट और रेयरिटी, और ये पता है क्या है, ये एक रेयरिटी है, यानी यूनिक पीस ऑफ आर्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। रेयरिटी, यहाँ से वो अपनी रॉयल्टी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। विच क्लॉज ऑफ फिंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जो कि क्लॉज ने बनाया था। क्लॉज ने इस नेपच्यून सी हॉर्स को बनाया था, सी हॉर्स और उसके गॉड ऑफ सी को बनाया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लॉज ने बनाया था, जो कि कहाँ पे रहता था, इंसबर्ग में रहता था। उसने ये मेरे लिए स्पेशल बनाया है और ब्रॉन्ज से बनाया है। किससे कास्ट किया है, किससे बनाया है, ब्रॉन्ज से बनाया है, फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उसने ये बनाया है। तो यहाँ पर जो 3 लाइन्स है, यहाँ पे जो नेपच्यून दिखाया गया है जो टेम कर रहा है सी हॉर्स को, यहाँ पे क्या सिम्बोलाइज किया जा रहा है, डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर ऑफ ड्यूक। ठीक है, जो ड्यूक है नेपच्यून की मदद से वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसका डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नेचर है, जिस तरीके से सी ऑफ गॉड कंट्रोल कर रहे हैं सी हॉर्स को, ठीक उसी तरीके से जो ड्यूक है वो कंट्रोल करता है, वो डोमिनेट करता है किस पर, अपनी बीवियों पर, अपनी रानियों पर। वो अपनी रानियों को कैसे, एक नेपच्यून जैसे गॉड ऑफ सी है, जैसे वो सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक वैसे ही वो भी उन सभी पर कंट्रोल करना चाह रहा है। जितनी भी उसकी बीवियाँ बनेंगी, राजाओं की उस समय बहुत सारी बीवियाँ होती थी, है ना, तो जितनी भी उसकी रानियाँ बनेंगी उन सब पे वो कंट्रोल करके रखना चाहता है, उसको डोमिनेट करके रखना चाहता है। और यहाँ पर वो जो मैसेंजर आया है उसको ये भी इत्तला करना चाहता है कि जो आपकी काउंट की बेटी है ना, तो उसको भी समझा लेना कि मेरे साथ सही पेश आए। मतलब अगर उसकी कोई भी एक बात मुझे बुरी लग गई ना, है ना, और ज़्यादा हंसी, वो ज़्यादा बोली किसी से, तो उसका भी वैसा ही पेंटिंग बन जाएगा जिस तरीके से मेरी पहली बीवी का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है फाइनली। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमें नहीं पता आगे, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि आगे जाके जो काउंट की बेटी है क्या सच में उनके साथ उसकी शादी होती है ड्यूक की या नहीं, क्योंकि मैसेंजर ने क्योंकि ये सब बातें सुनी, उसको ये सब चीज़ें समझ आई, तो शायद ऐसा हो सकता है कि काउंट को वो जाके बता दे कि इस तरीके से उसने पहली बीवी के साथ अपना किया था, तो इसके साथ भी हो सकता है। तो शायद आगे जाके शादी ना हो, और होती भी है तो पता नहीं हमें, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पोएम में नहीं दिया, तो आगे का हमें टेंशन नहीं लेना। तो पूरी पोएम में यहाँ पे जो ड्यूक है फेरारा के, वो अपनी वाइफ की गलतियों को बताते हैं कि देखो इस तरीके की वो गलतियाँ करती थी, जबकि वो गलती थी नहीं, बट वो उसको ऐसा कंसिडर करता था कि वो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार थोड़ी करता था,
डाउट वो करता था ना, प्यार होता है तो डाउट कहीं पे नहीं होता है ना। तो ये जो डाउटिंग वो करता था, इसका मतलब ये था कि उसको प्यार नहीं करता था, वो उसको अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था, वो हमेशा उस पर डोमिनेट करना चाहता था, उसको कंट्रोल करना चाहता था, उसकी हर हंसी को, उसकी हर बात को वो कंट्रोल करना चाहता था, उसे इमोशनली कंट्रोल करके रखना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप किसी को इमोशनली कैसे कंट्रोल कर सकते हो, बट वो हर अपनी क्वीन को इमोशनली भी कंट्रोल करके रखना चाहता था, हर तरीके से उसे अपने कब्जे में करके रखना चाहता था। जैसा उठेगा, बोलेगा कि उठो तो वो उठेगी, बैठो तो बैठेगी, स्माइल करने बोलेगा तो स्माइल करेगी, नहीं तो ऐसा रोबोट की तरह पूरा। ठीक है, तो आपने देखा पूरी जो हमारी पोएम थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीकर था, यानी कि जो ड्यूक था उसी ने पूरा कुछ बोला है ना। और एक साइलेंट लिसनर था जो कि चुपचाप वो सुन रहा था, मैसेंजर है ना, उसने कुछ भी बीच में नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ कौन बोल रहा था, हमारे ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमारे फ्रा पेंडोल्फ है, ठीक है, इनका नाम कितनी बार लिया गया है इस पोएम में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रा पेंडोल्फ का नाम कितनी बार इस पोएम में लिया गया है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपने पूरा समझ लिया है तो गिन के ज़रूर बताना कि फ्रा पेंडोल्फ का नाम कितनी बार लिया गया है, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप ज़रूर उसमें अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो इसके साथ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।